हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे रेलवे सामान्य विज्ञान का अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम से संबंधित जितने भी प्रश्न दोस्तों रेलवे में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को बताता है। तो दोस्तों 4 उदाहरण दिया है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि न्यूटन का पहला नियम कौन सा है, वो उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन सी देखिएगा, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। यही जो है न्यूटन की गति का पहला नियम को व्यक्त करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों कि न्यूटन की गति का पहला नियम क्या होता है। न्यूटन की गति का पहला नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तब तक वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कोई उस पर वह बल न लगाया जाए, अर्थात सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अतः दोस्तों जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, क्योंकि जब हम किसी बस में यात्रा करते हैं तो रुकी हुई बस के सापेक्ष हमारा शरीर विरामावस्था में रहता है, परंतु बस अचानक शुरू होती है तो बस के साथ सीट भी हमारे साथ शरीरगत अवस्था में आ जाता है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग होकर गिर जाती हैं, तो यह जो है किस कारण से होता है। तो दोस्तों यह जो है जड़त्व के कारण होता है। इसे दोस्तों न्यूटन की गति का पहला नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच का संबंध प्रदान करता है। तो दोस्तों गति का तीसरा नियम जो है वो किसके बीच संबंध प्रदान करता है, स्थिति और वेग के बीच जो है संबंध प्रदान करता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। न्यूटन के गति के तृतीय नियमानुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अतः गति का तृतीय नियम किसी वस्तु की स्थिति तथा वेग के बीच संबंध को दिखलाता है। और दोस्तों गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, v² माइनस u² बराबर 2as होता है। इसको अगर पंचांतर करेंगे तो v² बराबर हो जाएगा u² प्लस 2as हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है। यह नियम दोस्तों न्यूटन के गति का दूसरा नियम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है। तो दोस्तों गति का जो दूसरा नियम है वो किससे संबंधित है, संवेग से संबंधित होता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित होता है। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में घटित होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। न्यूटन का गति का दूसरा नियम बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है। तो दोस्तों न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण होता है F बराबर ma होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के डैश नियम के रूप से जाना जाता है। तो दोस्तों जो F बराबर ma होता है वो न्यूटन के द्वितीय नियम के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौट आता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। तो ये जो है दोस्तों न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है, क्योंकि तृतीय नियम दोस्तों प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है। तो दोस्तों तीसरे नियम का उदाहरण कौन है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। यही जो है तीसरे नियम पर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गति के 3 नियम इसमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो दोस्तों गति के तीनों नियम जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, न्यूटन के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए हैं। आइजैक न्यूटन द्वारा गति के 3 नियम जो है प्रतिपादित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था। तो दोस्तों न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष 1687 था। अगला प्रश्न देखते हैं। गति का प्रसिद्ध नियम डैश ने दिया था। तो दोस्तों गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम जो है दिए थे, जो इस प्रकार है। पहला नियम जड़त्व के नियम को व्यक्त करता है। दूसरा बल द्रव्यमान एवं त्वरण संबंधी नियम है। तीसरा क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है। तो दोस्तों एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होती है।
और यह दोस्तों न्यूटन के गति का द्वितीय नियम भी कहलाता है। अगला प्रश्न है, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। तो दोस्तों गति का द्वितीय नियम क्या है? किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के क्या होता है? आनुपातिक होता है। यही दोस्तों गति का द्वितीय नियम को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों में से कोई एक कथन गलत है। तो पहला कथन देखते हैं, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है, जो कि दोस्तों ये गलत है। आगे की ओर झटका लगता है। जब बस या कोई भी कार रुकती है तो आगे की ओर हमें झटका लगता है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 केजी गुणते 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 1 केजी गुणते 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को 1 न्यूटन कहा जाता है। कैसे निकालेंगे दोस्तों? दोस्तों हम जानते हैं बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। बल का दोस्तों मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो दोस्तों केजी गुणते मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, तो 1 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? क्योंकि दोस्तों वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करे, इसलिए जो है वो पीछे की ओर अपना हाथ कर लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक राइफल से गोली चलाई गई। यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गति ऊर्जा क्या होगी? तो दोस्तों राइफल की गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? गोली की गति ऊर्जा से क्या होगी? कम होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को दोस्तों क्या कहते हैं? बल कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है? तो दोस्तों तृतीय नियम की व्याख्या कौन करता है? रॉकेट लॉन्च करना, ये न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो दोस्तों यह उदाहरण जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम को दर्शाता है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर यहाँ पर विपरीत प्रक्रिया हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित होता है? तो दोस्तों रॉकेट लॉन्चिंग जो है वो न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो दोस्तों यह विचार जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के रूप में दिया गया है। अगला प्रश्न है, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? तो दोस्तों यह जो है न्यूटन के गति का प्रथम नियम को व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव क्या होगा? नाव दोस्तों तट से दूर चली जाएगी। पहला वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के नियम का कौन सा उदाहरण है? तो दोस्तों यह न्यूटन के कौन सा उदाहरण है? गति के तृतीय नियम का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों पर लागू होता है? तो दोस्तों पहला वाला ऑप्शन देख लेते हैं, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। तो यही पहला वाला जो है न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? तो दोस्तों रॉकेट को लॉन्च करना, यही जो है न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। अगला प्रश्न देखते हैं, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया जा सकता है? तो दोस्तों बल की परिभाषा को यह न्यूटन के गति के पहले नियम की सहायता से व्याख्या किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का और क्या नाम है? तो दोस्तों न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और न्यूटन के गति विषयक 3 नियम है। पहला नियम को क्या कहते हैं दोस्तों? जड़त्व के नियम कहते हैं। दूसरे नियम को संवेग का नियम कहते हैं। तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात n टर्म के समानुपाती होता है। यहाँ n का मान कितना होना चाहिए? दोस्तों यहाँ n का मान क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं,
एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से 50 केजी के आदमी को धक्का देता है, तो 50 केजी आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला होगा। तो दोस्तों ये न्यूटन के गतिविषयक तृतीय नियम पर आधारित है। तो देख लेते हैं इसकी व्याख्या। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए एक 70 केजी का जो आदमी है 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है, तो 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को 50 न्यूटन के बल से धकेलेगा। तो 50 न्यूटन दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। अगला प्रश्न है, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद डैश होता है। तो दोस्तों रॉकेट पर प्रणोद क्या होता है, स्थिर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, जड़त्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है। तो दोस्तों मेज पर रखी पुस्तकों का जो ढेर होता है वो जड़ता के कारण जो है हटता नहीं है। जड़ता माने होता है दोस्तों जड़ तो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, जड़त्व कहा जाता है। अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जड़त्व कहलाती है। जड़त्व दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है, क्योंकि दोस्तों गति की जड़ता उसे जो है आगे बढ़ाती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जड़त्व जिसे दोस्तों इनर्शिया भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो दोस्तों सर आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। तो यह बल जो है जड़त्व के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्या करता है। तो यह कथन दोस्तों जड़त्व के नियम को व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है। तो दोस्तों रेलगाड़ी और हवाई जहाज के बीच जो है जड़त्व का मान अधिकतम होता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। किसी भी वस्तु का एक प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। एक भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, अर्थात वस्तु का जड़त्व उसके भार के समानुपाती होता है। अर्थात भार बढ़ने के साथ जड़त्व बढ़ता है, भार घटने के साथ वस्तु का जड़त्व कम होता है। उदाहरण के लिए रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बस आदि भारी वाहन है जिसके जड़त्व का मान जो है सबसे अधिक होगा। तो रेलगाड़ी, हवाई जहाज इन सब का मान जो है जड़त्व का मान क्या होता है दोस्तों, सबसे अधिक होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में न्यूटन के गति के संबंधित जितने भी प्रश्न रेलवे में पूछे गए थे सभी प्रश्नों को हमने डिस्कस किया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।